नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, हिंदी व्याकरण की हमारी जो कार्यशाला चल रही है, उसी कार्यशाला की अगली कड़ी में जो है साथियों, आज की जो हमारी कार्यशाला होगी वह है साथियों समास पर। शब्द निर्माण के अंतर्गत हमने दूसरा प्रमुख तत्व या प्रमुख कारक की बात की थी, वो है समास। तो आज की कार्यशाला साथियों हमारी समास पर होगी। समास क्या होता है, समास के भेद कितने हैं, समास की परिभाषा क्या है और समास का क्या महत्व है, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों। समास, चलिए साथियों देखते हैं। जो समास शब्द का सबसे पहले हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है, तो साथियों समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथियों, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण। समास का जो अर्थ है वो संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण है। अब इसका प्रयोजन क्या है साथियों, जरा हम इसके प्रयोजन पर बात करते हैं कि क्या प्रयोजन है इसका। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब समास का क्या प्रयोजन है, जरा हम प्रयोजन की बात करते हैं। जो समास का प्रयोजन है साथियों ये है, जब भी हम भाषा में वाक्य बातचीत करते समय या कोई निबंध लेखन कर रहे हो, पत्र लेखन कर रहे हो, तो कम से कम शब्द में, कम से कम शब्द के अंतर्गत अधिक से अधिक बात कहने के लिए जब कम से कम शब्दों को एक क्रम व्यवस्था, एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में पिरो करके प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट, ये इसका प्रयोजन है। अब यदि साथियों हम इसकी परिभाषा की बात कर लें, तो चलिए हम इसकी परिभाषा की भी बात कर लेते हैं साथियों अभी, फिर इसके हम भेद की बात करें, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, तो साथियों परिभाषा के लिए जो इसकी है हम उस परिभाषा पर भी बात करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, ब्रैकेट में साथियों हम लिख रहे हैं पदों, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द या उनके मध्य लगने वाले प्रत्ययों का लोप होने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है
उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। अब यदि हम एग्जाम्पल की बात कर ले साथियों, तो जैसे अब कह रहा कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द या उनके मध्य लगने वाले प्रत्ययों का लोप होने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे साथियों कनक के समान लता। अब देखिए साथियों यहाँ दो संज्ञा आई है, एक इधर संज्ञा और एक इधर संज्ञा। के समान, यही जो है साथियों के समान ही है जो प्रत्यय कहा जा रहा है या परस्पर संबंध बताने वाले शब्द हैं। इन दोनों के मध्य संबंध यही बता रहे हैं के समान। जब हम इन्हें एक साथ लिखेंगे, जो पहले कहा गया कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, कम से कम शब्दों में। अब कनक के समान लता कहने की बजाय हम कह सकते हैं दोस्तों कनक लता। कनक लता। अब क्या प्रत्ययों का लोप होगा, स्वतंत्र शब्द बन गया कनक लता। जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। अब साथियों ये इनके संयोग होने की जो प्रक्रिया है, कनक के समान लता, इनका संयोग हुआ कनक लता बना। तो ये जो शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप होकर जो संयोग होने की प्रक्रिया होती है, वो संयोग की प्रक्रिया ही समास कहलाती है साथियों। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द, बताने वाले, यहां वाले नहीं लिखा गया है साथियों, दिया जा रहा है बताने वाले शब्द या उनके मध्य लगने वाले प्रत्ययों का लोप होने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। और संयोग की यह प्रक्रिया समास कहलाती है साथियों, ये लिख दे रहे हैं। और संयोग की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है साथियों, संयोग की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। तो साथियों हमने अभी जाना समास का अर्थ क्या होता है, समास का प्रयोजन क्या है और समास की परिभाषा क्या है। थोड़ी दीर्घ परिभाषा थी, छोटी परिभाषा भी हम देख लेते हैं साथियों। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग की प्रक्रिया जिसमें प्रत्यय चिन्हों का लोप होकर स्वतंत्र शब्द बने समास कहलाती है।
साथियों अगर हम जैसे की बात कर लें तो पुनः देख लेते हैं। भव रूपी सागर। अब जरा ध्यान दिया जाए, अगर हम यहां ध्यान देने की बात कर लें जरा सा, तो साथियों इसमें एक यहां भव और यहां सागर, इसमें जो है कि रूपी शब्द का लोप हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्द संयोग करके एक नवीन शब्द बना लेंगे, तो ये शब्द जो बनेगा साथियों, ये बनेगा भव सागर। क्या बनेगा? भव सागर। अब रूपी शब्द का लोप हो गया, तो प्रत्येक जो जिन शब्दों का लोप होता है उन्हीं शब्दों पदों को प्रत्यय चिन्ह, विभक्ति चिन्ह आदि के नाम से जाना जाता है साथियों। तो कह रहा है कि अब यहाँ रूपी का लोप हो गया, भव सागर बन गया, तो भव रूपी सागर भव सागर हो गया साथियों। ठीक है, तो ये हो गया समास। अब यदि हम बात कर ले समास विग्रह किसे कहते हैं, इसी के साथ हम ध्यान दे लें कि समास विग्रह क्या होता है साथियों, बहुत जरूरी है ये भी जान लेना। अब साथियों अभी हमने आपको इसके पहले जो परिभाषा दीर्घ परिभाषा बताई थी, उसमें बताया था कि जब शब्दों का संयोग होगा विभक्ति चिन्ह लोप हो जाएंगे और जो स्वतंत्र शब्द बनेगा उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। तो विग्रह में क्या करना, हमें वही बात ध्यान रखनी है कि समस्त पद या सामासिक शब्द को पूर्व रूप में लाना ही समास विग्रह है। बात समझ में सर? नहीं समझ में? देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। कह रहा है कि समस्त पद या सामासिक शब्द, समस्त पद इसमें क्या बना है, यही बना है, समस्त पद हमारा भव सागर है। अब तो हम उदाहरण के लिए जब देखते हैं इसमें, तो यहां लिख दिया जाए, पहले भव सागर लिखा जाए, भव सागर। अब कह रहा है कि समस्त पद को पूर्व रूप में ला देना, पूर्व रूप पहले इसी रूप में था, यह भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। और एक उदाहरण देखते हैं, राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो जो पूर्व रूप है, सॉरी जो समस्त पद है या सामासिक शब्द है, इसे पूर्व रूप में ला देना, ये समास विग्रह होता है। तो ये हो गया हमारा समास विग्रह और ये हो गया समस्त पद या सामासिक पद। ठीक साथियों, नोट कर लीजिए आप सभी। साथियों अब इसमें ध्यान देने वाली मुख्य बात और है, वो ये है कि साथियों जो अगली मुख्य बात हमारी समास के लिए वो ये है कि समास की प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए कम से कम दो पद या शब्द होने चाहिए। समास की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है, दो पदों की साथियों आवश्यकता होती है, जिसमें से अब साथियों जिसमें से
जो पद पहले आए उसे पूर्व पद, प्रथम पद आदि कहा जाता है। पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद भी कहा जाता है, पहला पद भी कहा जाता है। और जो पद बाद में आए उसे उत्तर पद, द्वितीय पद या अंतिम पद भी कहा जाता है। अब जैसे वो देखते साथियों, यानी समासिक शब्द बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रथम पद प्लस, इस प्लस यानी धन का मतलब विभक्ति चिन्ह होंगे। प्रथम पद, उसके बाद द्वितीय या इसी को अंतिम पद भी कहा जाता है साथियों, अंतिम पद। तो जब इनका संयोग होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का जब संयोग होगा तो जो बनता है उसे ही कहा जाता है सामासिक शब्द या समस्त पद। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिलके बनता है ना, समास की प्रक्रिया के कारण बनता है, इसलिए समस्त पद भी कहते हैं, और पूरे दोनों पद मिलकर के बन जाते हैं, इसलिए समस्त पद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में फिर से देख लेते हैं साथियों। अब हम प्रथम पद के नीचे लिखते हैं और एक द्वितीय पद के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद में हमने लिखा चरण, यहाँ लिख दिया हमने कमल। तो यहां जो बनेगा क्या बनेगा? चरण कमल, चरण कमल। अब ये प्लस को देख लीजिएगा, चरण जो है कमल के समान। अब साथियों देखिए, इसमें दो हमारे मुख्य पद कौन कौन से हैं उन्हें देखना है। चरण मुख्य पद है और एक हमारा यहाँ पे, तो चरण जो है कमल के समान, यानी चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। तो ये हो गया चरण प्रथम पद, और द्वितीय या अंतिम पद हो गया हमारा कमल। ये प्लस का मतलब जो है के समान, कमल रूपी चरण हो जाता है साथियों। इस तरह से हम इनके उत्तर समास विग्रह कर लेंगे। तो ये समास विग्रह की प्रक्रिया है, और ये जो है वो समासिक पद या समस्त पद है। यह पूरी प्रक्रिया समास कहलाती है साथियों। अब साथियों समास के हम भेद की बात कर लें, तो समास के कितने भेद होते हैं? इसमें विद्वानों में लेकर के थोड़े मतभेद हैं, किंतु अंतिम निर्णय सबका एक समान हो जाता है, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें की गई हैं। जैसे आप डॉक्टर वासुदेव नंदन जी को पढ़ लीजिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी को पढ़िए, तो थोड़ा बहुत अंतर दिखाता है, लेकिन अंतिम जो, तो अंतिम निर्णय सबका एक ही होता है, एक समान होता है। उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो गुण धर्म है, जब गुण धर्म की आधारता इसकी ली जाती है तो चार भेद की बात की गई, किंतु समानता इसके 6 भेद होते हैं। आइए साथ, क्योंकि समास की जो अवधारणा है वो संस्कृत से आई हुई है, और संस्कृत में 6 समास को पढ़ा जाता है, तो हिंदी में भी 6 समास भेद हैं।
एक एक करके हम समास की परिभाषा, इनके उदाहरण और इनके स्वरूप और बनावट को जानेंगे कि किस तरह से कौन से समास वाले पद किसमें प्रस्तुत है, किसमें उपस्थित है, ताकि आसानी से हम इन्हें पहचान सके। जो भी परीक्षाएं हमें देनी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, टीजीटी पीजीटी, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, डीएसएसबी हो, या यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हिंदी से संबंधित जिसमें समास पूछे जाते हैं साथियों, तो विस्तार पूर्वक इसका हम अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे समास के भेद पर साथियों। देखते समास का विस्तारित स्वरूप। समास का विस्तारित स्वरूप साथियों यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है, यह ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और साथियों अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रथम नंबर ही कर लेते हैं साथियों, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझना, ठीक है। अब इनके भी जो विस्तारित स्वरूप है, हम उन विस्तारित स्वरूप में बात कर लेते हैं। अब जो अव्ययी भाव समास होते हैं साथियों, ये भी मूलतः दो प्रकार के, एक है अव्यय पद पूर्व, और एक है साथियों नाम पद पूर्व। ठीक है साथियों, नाम पद पूर्व। ठीक है साथियों, अब इसी प्रकार से द्वंद्व समास के भी जो है वो चार भेद कौन कौन से चर्चा करते हैं, बात करते हैं उस पर। प्रथम है इतरेतर, इतरेतर, ठीक है। समाहार, वैकल्पिक, और एक शेष। तो साथियों ये है द्वंद्व समास के चार भेद: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, और एक शेष द्वंद्व समास। इसी तरह से साथियों बहुव्रीहि समास के भी चार भेद हैं। बहुव्रीहि समास के भी साथियों चार भेद हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। स मा ना धी करण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। अब इसी कड़ी में
तत्पुरुष समास के जो है साथियों वो सर्वाधिक भेद तत्पुरुष समास के होते हैं। तत्पुरुष समास के सर्वाधिक भेद हैं साथियों, जिसमें से एक है कर्म धारय, अगला है दिगु, अगला है अलुक, अगला है उपपद, अगला है नई समास और अगला है साथियों प्राप्ति समास। तो ये है हमारा साथियों, ये रहा समास का विस्तारित स्वरूप। आपको तमाम पुस्तकें मिल जाएंगी जहां इस तरह से दिखाई भी पड़ सकते हैं और अलग अलग बातें की जाती, इतने समास होते हैं, इतने समास होते हैं, ऐसी संख्या होती है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है साथियों। मुख्य रूप से समास जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। हाँ, थोड़ी विस्तार की बात अगर कोई कह दे तो अव्ययी भाव समास को 2 स्वरूपों में प्रस्तुत किया जाता है, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व के नाम से। द्वंद्व समास को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरोत्तर द्वंद्व समास, समाहार और समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास को भी 4 भागों में बांटा गया है या 4 स्वरूप इसके बताए गए हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए गए, कहीं कहीं इनके 8 भेद भी मिलते हैं, हम 6 की चर्चा कर रहे हैं। कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है, लेकिन अब समानतः सामान्य रूप में पढ़ाया जाता है। अलुक समास, उपपद समास, नए समास भी आपको कुछ पुस्तकों में दिखाई पड़ जाते हैं जिनमें नकारात्मक भाव इन समासों से प्रकट होता है, क्योंकि ये अव्ययी का स्वरूप भी लिए होते हैं, लेकिन ये विभक्ति चिन्हों के साथ चलते इसलिए इसे तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया। और एक हमारा है प्रादि समास। तो साथियों, ये हो गया हमारे समास का विस्तारित स्वरूप। मुख्य रूप से जो हमारे समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अगली कार्यशाला में संपूर्ण समास की परिभाषा उदाहरण के साथ और इनके विग्रह के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियोस बनाए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। और आपकी तैयारी जो चल रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसमें आप इनसे यदि सहयोग लेके सफल हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसी के साथ आज की कार्यशाला समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।